जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर में मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 8 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब निकल गया था लेकिन होता है, एक्चुअली क्या है, यूट्यूब पलटा रहा था मैं अभी, मतलब यूट्यूब के रील्स देख रहा था, कैजुअल बोल दिया, तो उसमें सब्सक्राइब को सब्सक्राइब बोल रहा था, एक कार प्रैंक हो रहा था, उसको देखा मैंने तो मेरे मुंह से भी निकल गया। तो इसीलिए हमें अपना प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखना चाहिए, है ना। हमको दूसरे के प्रोनाउंसिएशन में अपनी प्रोनाउंसिएशन को सम्मिलित नहीं करना चाहिए और ना लोकल लैंग्वेज ज़्यादा सीखना चाहिए, जिससे कि हमारा उच्चारण जो है वो गड़बड़ा जाता है कहीं ना कहीं, है ना। तो अभी मेरे साथ हुआ तो मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी है, कर्म की गठरी बांधकर जग में फिरे इंसान, जैसे करे वैसा भरे विधि का यही विधान। मेरे प्रिय साथियों, कर्म ही है जो आपको जीत दिला सकता है। बिना कर्म किए अगर आप ये सोचते हैं कि हम कुछ पा लेंगे या हम कुछ पा पाएंगे तो वो असंभव है। इसीलिए अपने कर्म को करते जाइए, आपको आपकी सफलता सुनिश्चित ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कपास खरीद में न्यूनतम समर्थन मूल्य को सुव्यवस्थित करने के लिए भारतीय कपास निगम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? कौन है? तो केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी की है, ठीक है। तो साक्षी ने हर बार की तरह बिल्कुल सही आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर डी, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह। रजत कुर्रे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, केंद्रीय कपड़ा मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी। अब हम देखते हैं दूसरे प्रश्न का आंसर, जो कि दोनों ने सी ऑप्शन दिया है। आइए देखें, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में होता है? तो कठोपनिषद में होता है। कठोपनिषद में आचार्य यम ने नचिकेता को उपदेश दिया है कि ना आत्मा का कभी जन्म होता है और ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है, ये आजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है ना। ये संवाद के बारे में कठोपनिषद में जानकारी मिलती है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद का एक उपनिषद है, ठीक है। तो आप इसे याद रखें और दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आज के दिन ही, मतलब 8 सितंबर को मनाया जाता है इंटरनेशनल जो है आपका लिटरेसी डे। मेरे प्रिय साथियों, साक्षरता हर समय, हर दशक में, हर सत्र में, हर जो है 1000 वर्षों में एक ऐसा गंभीर विषय है, एक ऐसा गंभीर टॉपिक है जिसमें घर से लेकर सरकार तक, और मैं ये कहूं कि एक स्थान से लेकर पूरे विश्व भर में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साक्षरता ऐसी कि कोई भी मनुष्य पढ़े लिखे, अच्छी बात है, पढ़ लेना लिख लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो क्या है? साक्षर होके अपनी समझ के दायरे को बेहतर बनाना, समझ के दायरे को विकसित करना। जो चीज़ आप समझ रहे हो, जो चीज़ आप जान रहे हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो चीज़ आप लिख रहे हो, अगर उसके बारे में आपके मनस्पटल पे अगर समझ विकसित नहीं है तो कहीं ना कहीं मेरे प्रिय साथियों वो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा दिमाग से। आसान उदाहरण देता हूं आप सभी के लिए, ये उदाहरण है, अपने साथियों को शेयर भी करिएगा इसको, कि जब आप बचपन में 7th 8th 9th क्लास में थे तो आपको ये पता है कि मैं किस प्रकार के डेस्क में बैठता था और किनके साथ बैठता था। समझ रहे हो? मैं किस प्रकार के टेबल में बैठता था, किस प्रकार के दोस्तों के साथ बैठता था, और साथ ही साथ वो गुपचुप का ठेला, वो चाट का ठेला, वो समोसे वाले का ठेला, वो कैंटीन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद है, जहाँ पर आपको वैसे खाद्य सामग्री मिलती थी, लाइक समोसा खा लिया आपने, गुपचुप खा लिया आपने, चाट खा लिया आपने, जो भी खाया आपने,
ठीक है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि मेरे प्रिय साथियों, हम जो है उस चीज़ को भूल नहीं पाएंगे, लेकिन उसी 7th, उसी 8th और उसी 9th में आप ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बहुत सारे टॉपिकों को पढ़े हो, लेकिन आपको वापस उसी चीज़ को पढ़ना पड़ रहा है। ये कारण क्या है कि बचपन में हमारा समझ जो है वो बेहतर तरीके से विकसित नहीं हुआ था या विकसित नहीं कराया गया। जो पारंपरिक शिक्षा है उसी के प्रति हम आगे बढ़ते रहे, अग्रसर रहे, जिसकी वजह से हम पास होने के लिए तो पढ़ाई कर लिए, लेकिन मेरे प्रिय साथियों हम जो है किस चीज़ से चूक गए? अपनी समझ को उसी समय डेवलप करने से चूक गए। लेकिन ऐसे कुछ एक्सेप्शनल छात्र हैं, अपवादित छात्र हैं, जिनको उस समय की पढ़ाई भी अच्छी तरह से याद है, लेकिन ज़्यादातर जो छात्र है वो क्या है, भूल चुके हैं। तो मैं सिर्फ यही चाहूँगा कि शिक्षा या साक्षरता को हमें अपने समझ विकसित करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और आपके लिए तो और, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। रटोगे कुछ दिन में भूल जाओगे, रटोगे कुछ दिन में भूल जाओगे, लेकिन अगर आपका समझ उस सब्जेक्ट के प्रति, उस टॉपिक के प्रति हो जाएगा तो आपसे कोई चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक है, काफ़ी सारी बातें हो गई। 8 सितंबर को मनाया जाता है, यूनेस्को के द्वारा घोषित किया गया था 1966 में, 1967 में पहली बार मनाया गया। डिजिटल युग में साक्षरता को बढ़ावा देना 2025 का थीम है, और मैंने बता दिया कि साक्षरता को समर्पित ये मनाया जाता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, और आप सभी को बता दूं, यहाँ पर अगर आप PDF में देखे होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं हम। कहाँ गायब हो गए भाई तुम? चलो, साक्षरता का मतलब होता है कौशल का विकास। साक्षरता का मतलब होता है वित्तीय साक्षरता, मतलब हमें अपने अर्थ के प्रति में जानकारी प्राप्त होना, मनी मैनेजमेंट आना चाहिए। और अभी तो डिजिटल साक्षरता दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य की अच्छी जानकारी होनी चाहिए, परिवार कल्याण ही साक्षरता है। बहुत अच्छा तरीके से अगर आप परिवार कल्याण कर पाएंगे तो आपकी साक्षरता उसमें प्रदर्शित होगी, दिखेगी। उसके बाद शिशु की देखभाल, आप अपने साक्षर, अच्छे तरीके से साक्षर रहोगे तो आप अपने बच्चों को बेहतर तरीके से परवरिश कर पाओगे, उसकी देखभाल कर पाओगे, उसको सिखा पाओगे। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि मनुष्य के लिए साक्षरता का मतलब ये है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा, भारत में लुप्त प्राय गिद्धों की संरक्षण, अनुसंधान और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए असम में देश का पहला गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। गिद्ध ज्ञान पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत के पहले गिद्ध ज्ञान पोर्टल का नाम क्या है? द वर्चुअल नेटवर्क नाम है। असम में इसे चलाया गया है। अब समझना है कि गिद्ध खतरे में क्यों है। गिद्ध का आहार क्या है? गिद्ध का आहार है सड़े गले मांस खाना। ठीक है, कोई जानवर मर गया उसका मांस खाना, कोई व्यक्ति अगर वीरान में मर गया तो उसका भी मांस खा जाते हैं उन लोग, कोई दिक्कत नहीं, उनको वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते कि इंसान है कि जानवर है ना। खैर वो तो जानवर ही है। तो देखा जा रहा है कि ज़्यादातर जानवर या कोई भी चीज़ या कोई भी जंतु मर जाता है तो उसे डॉक्टरी इलाज की भी ज़रूरत हुआ करती रही होगी पहले, जब वो जिंदा रहा होगा। तो डेक्लोफिनाइल नाम का एक मॉलिक्यूल है जिसका उपयोग लोग ज़्यादा कर रहे हैं, और इसकी वजह से गिद्ध इसका सेवन कर लेता है। गिद्ध इसका सेवन करके मर जाता है। क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसीलिए जो है वैज्ञानिकों को, डॉक्टर्स को जो भी इलाज करते हैं उनको डेक्लोफिनाइल का उपयोग कम करना चाहिए। पेन किलर का काम करता है। और द वर्चुअल नेटवर्क स्टार्ट कर दिया गया है गिद्ध के प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए, जागरूकता अभियान चलाने के लिए, नागरिक विज्ञान से जुड़ने के लिए, छात्रों, शोधकर्ताओं और संरक्षणवादियों के लिए अनुकूल संसाधन बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है, तो गिद्ध बहुत कम बचे हुए हैं। जैसे आप देख सकते हो कि जो पतली चोंच वाला गिद्ध है केवल 800 बचे हैं अभी तक, इसका काउंटिंग इतना हुआ है। बाकी गिद्ध की प्रजातियां दिखाई दे रही है ना, जिसमें है ओरिएंटल सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, है ना, लंबी चोंच वाला गिद्ध, पतली चोंच वाला गिद्ध, ये सब अलग अलग गिद्ध की प्रजाति है। PDF टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो उसमें जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को विश्व स्पोर्ट्स वियर ब्रांड स्केचर्स ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? देखते होंगे, जानते होंगे इनको। इनका निक नेम क्या है पता है?
पहले नाम जान लो, मोहम्मद सिराज को बनाया है। इनको कहा जाता है मियां मैजिक। हैदराबाद के ये खिलाड़ी हैं, हैदराबाद के रहने वाले हैं और भारतीय क्रिकेटर हैं, भारतीय टीम की तरफ से खेलते हैं। हाल फिलहाल में इंग्लैंड में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, शानदार प्रदर्शन किया था, काफ़ी इनके फॉलोअर्स हैं, काफ़ी इनके शुभचिंतक हैं और इंग्लैंड में ऐसा प्रदर्शन किया था कि जो है सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी बने हुए थे। आईपीएल में लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहे, लेकिन अभी जो एशिया ट्रॉफी एशिया कप हो रहा है उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, अब इनको जो है बनाया गया है स्क्रैचर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर, जो कि एक फुटवेयर कंपनी है। बहुत बहुत बधाई हो मोहम्मद सिराज। अब हम जानते हैं कि बाकी कौन कौन से क्रिकेटर कौन कौन से कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो मोहम्मद सिराज के बारे में बता दिए, स्क्रैचर्स के सबसे ज़्यादा अगर ब्रांडिंग है तो है विराट कोहली के पास, प्यूमा है, एमआरएफ है, ऑडी है, नॉइस है, एशियन पेंट्स है, उबर है, मिंत्रा है, आपका मान्यवर है, एमपीएल है ना, और आपका हिमालय है। इसके बहुत सारे कंपनियों के ब्रांड एम्बेसडर हैं। वैसे ही सेवन जो कि धोनी का खुद का कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर है। कार्स 24 के हैं रविचंद्र अश्विन। मूव जो आता है क्रीम लगाने का, मलहम लगाने का, हाथ पर दर्द करता है तो गोड़ हाथा पिराथे था। मन्ना हेल्थ मिक्स के हैं ऋषभ पंत हिमालय के हैं। पुरुष देखभाल रेंज के अंतर्गत जितने भी सामान आते हैं हिमालय में जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। सचिन तेंदुलकर रैबिट के हैं, बूस्ट के हैं, अनअकैडमी के हैं, कैस्ट्रॉल के हैं, सनफीस्ट के हैं, ब्रिटानिया के हैं। तो प्रमुख कंपनियों के भी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो सचिन तेंदुलकर जी। क्लियर? चलो, हाल ही में शुरू किया गया अंगीकार 2025 अभियान किस योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है? तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लिए ये अंगीकार 2025 अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जितने भी शहरी क्षेत्र में नागरिक हैं उनके मकानों को, उनके आपके मतलब आवासों को बेहतर बनाने के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए ये पहल की गई है। अब इसमें जागरूकता फैलाया जा रहा है, लोगों को सिखाया जाएगा कि कैसे आपको इसकी राशि या इसकी जानकारी, इसकी जो सुविधा है किस प्रकार से प्राप्त हो सकती है। तो 4 सितंबर से 31 अक्टूबर तक ये 2 महीने तक ये चलने वाला है ना। और आवास एवं शहरी मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आदेश है जिसके माध्यम से चालू होगा। साथ ही साथ आवेदन सत्यापन होगा, घरों का तेज से निर्माण होगा, लाभार्थियों को अन्य योजनाओं से जोड़ा जाएगा, क्रेडिट रिस्क गारंटी फंड, पीएम सूर्य घर बिजली योजना जिसमें मुफ्त बिजली लगाया जा सकता है, एक सोलर पैनल लगा के उससे जोड़ा जाएगा, कमजोर वर्गों एवं विशेष फोकस समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। तो आप इसे याद रखें। 120 लाख घर बनाने हैं, 94.11 सौंपे जा चुके हैं। ठीक है, चलें आगे। चलो प्यारे बच्चों, आगे जाते हैं, ये बहुत हुआ। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे ये रहा। केंद्रीय मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जहाज मंत्री हैं, ने हाल ही में किस बंदरगाह पर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना का शुभारंभ किया है? ग्रीन हाइड्रोजन पायलट परियोजना के माध्यम से जो वीओ चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु है, इसमें एक पायलट परियोजना लगाई है हाइड्रोजन के माध्यम से। जो ग्रीन ईंधन है उसके माध्यम से बोट हो गया, जहाज हो गया, उनको चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि कार्बन उत्सर्जन कम होगा। कार्बन उत्सर्जन कम होगा तो हमारे आसपास का वातावरण बेहतर होगा। अब ये समझने वाली बात है कि इसका नाम क्या है? तो वीओ चिदम्बरम क्या है? चिदम्बरनार बंदरगाह नाम है इसका, और ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अगर मैं तूतीकोरिन की बात करूं तो आप देखेंगे इंडियन मैप के दक्षिण में तमिलनाडु में ये स्थित है। मोतियों का शहर कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? मोतियों का शहर इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से मोती काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है और मोती का यहाँ व्यापार होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखें। माइक चला थे ना साहू जी? ठीक है, चलो। तो कार्बन उत्सर्जन कम होगा, भारत की स्वच्छ ऊर्जा नीति और फॉसिल ईंधन पर निर्भरता घटाने की पद्धति मजबूत होगी, जिससे कि हमारा भारत जो है आगे बढ़ेगा। ठीक है, बहुत बड़ा महत्व है इसका। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय जहाज मंत्री। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच में रणनीतिक सहयोग को नई दिशा देने के लिए सिंगापुर ने किस प्रमुख पहल पर समर्थन किया है? तो आप सभी मैप निकालें, एटलस निकालें या गूगल में सर्च करें। मलक्का जल डमरू मध्य में गश्त करेगी। कौन?
तो भारत और सिंगापुर की सेना क्यों करेगी डिफेंस प्रणाली? इसलिए करेगी कि जो आपको मलक्का जलडमरू मध्य दिखेगा वो दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर ये दोनों को जोड़ता है। और आप सभी जानते हैं कि ये क्षेत्र इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ एक व्यापारिक मार्ग है। और व्यापारिक मार्ग होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि वो मार्ग कितना सुरक्षित है और कहीं कोई दूसरा देश, मैं ज़्यादा नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं कोई दूसरा देश गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, या कोई देश चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो वो आकर अपनी गश्त तो नहीं कर रहा है, अपने कुछ सिस्टम तो वहाँ फिट नहीं कर रहा है। इसलिए जो है ये चालू किया गया है और भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के द्वारा ये क्या हुआ है, साइन हुआ है। ये दिखाई दे रहा है आपको मलक्का स्ट्रीट, ठीक है, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हाल ही में किस आईएएस अधिकारी ने खान मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है? याद रखिएगा ये आईएएस अधिकारी हैं, ना कि वो वाले पीयूष गोयल हैं जिनकी बात हमने हाल फिलहाल में की थी। श्री पीयूष गोयल ने खान मंत्रालय के सचिव का कार्यभार संभाला है। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस व्यक्ति है, आपका नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड में काम कर चुके हैं, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा के लिए काम कर चुके हैं, नागालैंड में पोस्टेड हैं, 1994 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। अब खान या खनन मंत्रालय के तहत जो है ये कार्य करते हुए दिखाई देंगे क्योंकि वो सचिव बन चुके हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। 5 से 22 सितंबर तक 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में कराया जा रहा है। कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में सरस पीपल सास सरस मंडोला 5 सितंबर 2025 से 22 सितंबर तक चलेगा। अब ये किस लिए है? तो देश की सभी महिला स्व सहायता समूह के लिए है ये। उन सभी को इससे क्या मिलेगी? उससे उत्साह मिलेगा, इससे प्रोत्साहन मिलेगा इस काम से। ये सरस प्रोग्राम के माध्यम से महिला स्व सहायता समूह की जितनी भी लखपति दीदियां हैं, अब ये लखपति दीदी क्या है? तो भारत सरकार की ये पहल है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो महिला स्व सहायता समूह में कार्य कर रही हैं और नहीं भी कर रही हैं, जमीनी स्तर पर जो है कार्य कर रही हैं, व्यवसाय कर रही हैं, उनको लखपति बनाना, जिनके माध्यम से बहुत सारे ई रिक्शा भी उनको जो है डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। उसमें ईएमआई में बहुत सारे जो है आपके छूट दी गई है, उनके फाइनेंस में बहुत सारी छूट दी गई है। तो मेरे प्रिय साथियों, लखपति दीदियों के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो कुछ भी कर रही हों, अब कोई मान के चलो कुर्ता डिज़ाइन करती है या कुर्ता सिलती है तो उसको प्रमोट करेंगे सरस में। कोई जूता चप्पल सिलती है तो उसको प्रमोट करेंगे। कोई जो है आपका फुंदरी फांदरा बनाती है, फुंदरी फांदरा इन द सेंस हमारे क्या निकल जाता है मेरे मुंह से, क्षमा चाहूँगा मैं, है ना। कुछ भी भाई, कोई नाक बाली कान वान जो भी चीज़ बना के बेचते नहीं है, आर्टिफिशियल रहता है, कई बना के बेचते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए जो है आपका उन महिलाओं को प्रमोट किया जाएगा इसमें। ठीक है, देखो महिलाएं नाराज मत होना, फुंदरी फांदरा मैं इसलिए बोला फुंदरी फांदरा कि ना, समझ सकते हैं ना। चलो, जनजाति कार्य मंत्रालय ने आगामी जनगणना में किन समूहों की अलग से गणना करने की सिफारिश की है? विशेष रूप से कमजोर समुदाय, विशेष रूप से कमजोर जनजाति समुदाय के लिए ये किया गया है, जो कि PVTGS के नाम से जाना जाते हैं। भारत में अगर देखें तो 1960-61 में पहचान की गई थी इनकी। 52 समूह PVTG के अंतर्गत आते हैं, जिसमें 23 नए समूह जोड़े गए हैं, कुल 75 हो गए हैं। सबसे अगर कमजोर देखेंगे तो अंडमान निकोबार में सेंटिलीज जनजाति, 18 राज्य और 1 अंडमान निकोबार द्वीप में सेलेक्ट किए गए हैं। अब मेरे प्रिय साथियों, ये जनजाति वर्ग जो है समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है। अगर आप इनको देखेंगे, इनका रहन सहन देखेंगे तो आर्थिक तंगी बहुत है और कोई स्पेसिफिक आत्मनिर्भरता नहीं है किसी व्यवसाय पे, किसी काम पे, किसी आपका मतलब जीवन यापन करने की किसी भी पद्धति में। अभी भी जो है क्या करते हैं तो भोजन संग्रहण करने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत पीछे हैं, जिनको विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह को जनजाति कार्य मंत्रालय ने अलग से गणना करने की सिफारिश की है।
और ये बहुत ही अच्छा एक पहल है। 1999 में इस विभाग का निर्माण हुआ है। भारत में भारत में कितने हैं? 47.5 लाख पीवीटीजी के अंतर्गत आते हैं अनुमानित जनसंख्या। मध्य प्रदेश में 13.22 लाख है, महाराष्ट्र में 6.7 लाख है, आंध्र प्रदेश में 5.18 लाख है। ज़्यादा बड़ी तादाद यहाँ देखने को मिलेगी आपको। सबसे कम जो है वो सेंटिलीन है ना, सेंटिनेली लिखाया हुआ है, सेंटिलीज भी कहते हैं, वही सेंटिनेली है। बहुत पिछड़ी जनजाति है। और बैगा जनजाति जो है वो भी कहीं ना कहीं पिछड़ी जनजाति है। तो ये डाटा आप याद रखेंगे। चलो फटाक से अगला प्रश्न रिवीजन के तौर पे करेंगे, जो कि हमारे स्क्रीन पे रहा। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में। 45 राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 दिया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। कोहिमा भारत का ऐसा राज्य है जो कि सबसे सुरक्षित शहरों की सूची में आ रहा है महिला सुरक्षा के क्षेत्र में। भारतीय नाम का पोर्टल बनाया गया है कृषि खाद्य निर्यात को बढ़ावा देने के लिए। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे। महत्वपूर्ण खनिज रिसाइकलिंग क्षमता विकास करने के लिए मंत्रिमंडल ने 1500 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, कबाड़ के माध्यम से रिसाइकलिंग करेंगे। सिंपल टैक्स, हाल ही में भारत सरकार मौजूदा 4 स्तरीय कर संरचना को सुव्यवस्थित करने के लिए सिंपल टैक्स बनाने की योजना बना रही है। इस संरचना का प्रस्तावित दर क्या है आप बताइए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है। और निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम बताइए। चलो उसके बाद हम चर्चा करेंगे। सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।